एक जूस लड़का जो कि जर्मन सोल्जर से बचने के लिए जंगल में जाके छुप जाता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था जहाँ पर सारे जर्मन सोल्जर्स जूस लोगों के जान के दुश्मन बन चुके थे और उनसे बचने के लिए नादान बच्चा कैसे उस जंगल में अकेला सरवाइव करता है। आओ इस मूवी में देखते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। सो आई एम अर्स एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था जहाँ पर जर्मनी हर देश को अपने कब्जे में लेना चाहता था और तब हम पोलैंड के एक छोटे से टाउन को देख जिसे जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया था और उन लोगों ने वहाँ के जूस लोगों को बंदी बना रखा था। इन लोगों के बीच हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बहन को प्यासा देखकर अपने जूते से खिड़की के बाहर गड्ढे में जो पानी होता है उसे निकाल रहा होता है और वो उसे लाकर अपनी बहन को पिला देता है। यहाँ उसकी मॉम मैक्स की काफी तारीफ करती है पर उसकी मॉम जानती थी कि वो जर्मन सोल्जर के कब्जे में और वो लोग इन्हें अलग कर देंगे, इसलिए वो अपनी तस्वीरें मैक्स को दे देती है ताकि अगर वो इन जर्मन सोल्जर से बच पाए तो वो हमें याद रखे। तभी वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन्हें बाहर निकाल कर कहीं ले जा रहे थे। मैक्स की मॉम समझ जाती है कि अब मैक्स हमसे अलग होगा क्योंकि यहाँ पर बड़े और बच्चों को अलग अलग गाड़ियों में भरा जा रहा था। इसके चलते वो मैक्स से कहती है कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ और अपनी आंट के पास जाना क्योंकि तुम्हें इनसे बचा लेंगी। पर मैक्स अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता और उसे उसकी मॉम की बात सुननी पड़ती है और वो किसी तरह उन जर्मन सोल्जर से बच के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। मैक्स वहाँ से भागने में कामयाब तो हो जाता है पर वो आगे क्या देखता है कि वहाँ पर जूस लोगों को जर्मन सोल्जर्स ने मार दिया है और वो ये सब देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी फैमिली को भी मार दिया जाएगा कि तभी मैक्स की मुलाकात उसकी आंटी से होती है और वो मैक्स को देखकर काफी खुश थी और वो मैक्स से पूछती है कि तुम्हारी मॉम और सिस्टर कहाँ पे, जिस पर मैक्स उन्हें बताता है कि जर्मन सोल्जर्स उन्हें ट्रक में भर के कहीं ले गए। ये सब सुनकर मैक्स की आंटी जर्मन सोल्जर्स से मैक्स को बचाने के लिए उससे कहती कि मैंने तुम्हें छुपाने के लिए एक फॉर्म ढूंढा है जो कि तुम्हें वहाँ पर छुपा के रखेगा। अब हम मैक्स को देखते हैं जो कि एक घोड़ा गाड़ी में छुपकर कहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर उस फॉर्म का मालिक जिसे उसके आंटी ने हायर किया होता है मैक्स को जर्मन सोल्जर्स से बचाने के लिए वो उसे अपने साथ अपने फॉर्म में लेके जाता है। वहाँ पहुंचकर मैक्स को नए कपड़े दिए जाते हैं और वो आदमी मैक्स से कहता है कि अब तुम्हें मैक्स कह के नहीं बुलाया जाएगा। वो आदमी जिसका नाम जेस्को था वो मैक्स का दूसरा नाम रख देता और साथ ही साथ उसके पुराने सारे कपड़े जला दिए जाते हैं। जेस्को मैक्स को एक कहानी बताता है जो कि उसके नकली मदर फादर के बारे में थी ताकि अगर जब भी जर्मन सिपाही उससे कोई भी पूछताछ करे तो वो उस कहानी को उन्हें बता पाए। कुछ दिनों तक मैक्स इन्हीं लोगों के साथ रहता है। तभी हम एक दिन देखते हैं जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स इनके फर्म तक पहुँच जाते हैं और वो जेस्को से पूछताछ कर रहे थे। यहाँ पर एक ऑफिसर जेस्को को धमका रहा था अगर तुमने किसी भी जूस की मदद की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ पे वो ऑफिसर अपने सिपाही को उनके फार्म के आसपास तलाशी लेने भेज देता है और वो जेस्को के परिवार को देखने के लिए अंदर आ जाता है। वो ऑफिसर मैक्स को देखता है और उसे सवाल जवाब करता है। जेस्को ने जैसा मैक्स को बताया था वो सारा कुछ उसे वैसा ही बता रहा होता है। मैक्स ने इन जर्मन सोल्जरों को देखकर अपनी फैमिली की तस्वीरें आग की भट्टी में छुपाई हुई होती है पर तभी वो जर्मन सोल्जर वहाँ पर सिगरेट पीने के लिए उनसे माचिस मांगता है। जेस्को की वाइफ उसे माचिस जला के देती है और वो उसी माचिस को उसी आग की भट्टी में फेंक देती है जहाँ पर मैक्स की फैमिली की पिक्चर्स थी जो कि जल जाती हैं। ये सब देखकर मैक्स डर जाता है पर वो अपने आप को संभाल लेता है और तभी उस जर्मन ऑफिसर ने अपने सिपाही को इस फॉर्म की तहकीकात करने भेजा था तो उसे वहाँ पे कुछ मिला होता है। वो और कुछ नहीं जले हुए कपड़े थे जिससे कि वो ऑफिसर समझ जाते हैं कि जेस्को ने जूस लोगों को सहारा दिया था, उन्हें यहाँ छुपाया था, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो ऑफिसर जेस्को की फैमिली को देखकर उसे वार्निंग देकर यहाँ छोड़ देता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जेस्को इससे पूरी तरह से डर जाता है और अब वो मैक्स को और अपने पास नहीं रखना चाहता तो वो उसे जंगल में जाने के लिए कहता है। मैक्स भी इन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था तो वो जंगल में चले जाता है। जेस्को मैक्स को लेकर जंगल के काफी अंदर आ जाता है। वहाँ उसे वो एक केव तक पहुँचाता है। अब उस गुफा के अंदर मैक्स रहेगा। यहाँ जेस्को कुछ खाने का सामान और कुछ और सामान देकर मैक्स को इस जंगल में अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाता है। मैक्स अपनी पहली रात किसी तरह उस जंगल में बिताता है और जब तक के लिए उसके पास खाना व पानी होता है वो उस केव से बाहर नहीं निकलता, वो वहीं रहता है और जब उसके पास पानी खत्म होता है तो पास ही बह रही नदी से पानी ले आता है। मैक्स को इस तरह रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। मैक्स को जंगल में शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो स्टार्टिंग में आग नहीं जला पा रहा था और समय के साथ साथ मैक्स उस जंगल में
में रहना सीख जाता है। मैक्स खाली वक्त में इमेजिनेशन किया करता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो मैक्स हर वक्त अपने आर्ट के बारे में सोचता रहता है। एक रात हम मैक्स को देखते हैं जो अपने केव के पास सो रहा था। अभी उसे कुछ लालटेन्स की लाइट्स दिखाई देती हैं। मैक्स ये देखकर अपनी केव में जाके छुप जाता है। वो लोग मैक्स की केव की ओर बढ़ रहे थे और वो लोग मैक्स के केव के काफी नजदीक आ जाते हैं। ये सब देखकर मैक्स काफी डरा हुआ था और मैक्स वहाँ पर कोई हलचल नहीं करता, जिससे कि उन्हें वहाँ पर मैक्स के होने का पता नहीं चलता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अपने खाने के लिए फंदे भी लगाता है जिसमें कुछ एनिमल भी फंसते हैं। अब मैक्स अकेला होने की वजह से वो किसी से बातें करना चाहता था, तो वो पत्थरों में चेहरे बनाकर उनसे बातें किया करता है। अगली सुबह जब मैक्स खाना ढूंढ रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक और जूस लड़का दिखता है जो कि उससे उम्र में थोड़ा छोटा था। वो मैक्स को देख के डर जाता है। उसका नाम यानिक था, पर मैक्स उसे समझाता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ यानिक मैक्स को बताता है कि उसकी फैमिली को जर्मन सोल्जर्स ने मार दिया है और वो डर कर जंगल की ओर आ गया है। अब यहाँ पर मैक्स यानिक को अपने साथ ही रखता है। यानिक और मैक्स अब उसी केव में रहते हैं। मैक्स यानिक को सिखाता है कि किस तरह वो जाल बिछाकर जानवरों का शिकार कर सकता है। यानिक और मैक्स की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यानिक मैक्स के साथ ही रहता है। एक दिन सुबह जब मैक्स सो के उठता है तो यानिक सोया ही हुआ था। वो उसे उसी केव में छोड़कर खाने के लिए जंगल में चले जाता है, पर जब वो मशरूम ढूंढ रहा होता है तो तभी उसे एक सिपाही देख लेता है और वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। और वो सिपाही मैक्स को घोड़े में बांधकर एक टाउन तक ले आता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने इस जूस को जंगल से पकड़ के लाया है। उसकी वाइफ काफी दयालु औरत थी। वो मैक्स के हाथ से रस्सियां खोलकर उसे घर के अंदर लाती है और उसे पीने के लिए कुछ देती है और वो मौका पाते ही मैक्स को वहाँ से भगा देती है। मैक्स वहाँ से भागकर यानिक के पास आता है और वो यानिक से मिलता है। यानिक मैक्स के जाने के बाद काफी डर गया था, जिस पर मैक्स यानिक को कहता है कि मैं खाना लाने गया था। मैक्स वहाँ से भागते वक्त वहाँ से एक चिकन ले आया होता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ये दोनों ज्यादातर वक्त नदी के किनारे बिताते हैं। मैक्स यानिक को कहानियां सुनाया करता है। अब ये अपनी केव को और बढ़िया बनाने के लिए उसके आसपास के पत्थर हटाकर अपनी केव को मजबूत बना रहे होते हैं। अब इनके पास खाना खत्म हो चुका था और मैक्स ने जो जाल बिछाए थे जानवरों के लिए उसमें भी कोई भी जानवर नहीं फंसा होता। खाना खत्म हो जाने की वजह से ये दोनों काफी भूखे थे और भूख के कारण ये जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं कि तभी मैक्स और यानिक को यहाँ पर दो शिकारी देख लेते हैं। इस समय में हिटलर ने लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया होता है जूस लोगों के ऊपर कि वो सभी जूस लोगों के जान के दुश्मन बन चुके थे। वो दोनों शिकारी मैक्स और यानिक का पीछा करते हैं। अब यहाँ पर मैक्स और यानिक अलग अलग रास्ते में बढ़ जाते हैं। वो दोनों शिकारी मैक्स का पीछा कर रहे थे। यानिक वहाँ से बच के निकल जाता है, पर अब भी वो दोनों शिकारी मैक्स के पीछे ही थे और मैक्स उनसे बचने के लिए एक बड़े से पेड़ के तने के अंदर छुप जाता है। वो दोनों शिकारी मैक्स को काफी ढूंढने पर उसे ना पाकर यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैक्स वहाँ से निकलता है। मैक्स बहुत ज्यादा भूखा था और उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। वो वहाँ पर मशरूम को खाने लगता है, पर वो मशरूम जहरीली थी। वो ये चीज समझ जाता है और खाए मशरूम की वॉमिटिंग करके वहाँ से अपनी केव की ओर जाने लगता है जहाँ पर यानिक पहले से मौजूद था। मैक्स यहाँ पर इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो यानिक से कहता है कि मेरी मॉम गलत थी, मैं कोई बहादुर बच्चा नहीं हूँ, और वो यानिक से माफी मांगता है कि मेरी गलती की वजह से उन शिकारियों ने हमें देखा। पर यानिक मैक्स को समझाता है और अब इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब विंटर सीजन शुरू हो चुका था जहाँ पर जंगल में बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। ये लोग आग जलाकर अपने आप को गर्म रख रहे थे। अब एक दिन जब ये लोग नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर जर्मन सिपाहियों ने कुछ जूस लोगों को मारा था। तो उन जूस लोगों की डेड बॉडी उस नदी के किनारे पड़ी हुई होती है। यहाँ मैक्स और यानिक उन डेड बॉडी से कपड़े ले रहे थे क्योंकि अब ठंड ज्यादा पड़ रही थी और इन लोगों को इस ठंड में सरवाइव करने के लिए और ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तभी मैक्स वहाँ पे देखता है कि नदी के उस पार एक डेड बॉडी में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। वो उसके पास जाना चाहता था, पर यानिक उसे समझाता है कि नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, हम अगर नदी के पानी में गए तो बीमार पड़ जाएंगे। पर मैक्स उस व्यक्ति को बचाना चाहता था जो नदी के उस पार हिल रहा है। अब मैक्स और यानिक उस नदी को पार कर रहे थे। उस नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। वो जब उस डेड बॉडी के पास जाके देखते हैं तो मैक्स वहाँ पे देखता है कि एक बच्ची वहाँ पर रो रही है। मैक्स उस बच्ची को नदी के इस पार ले आता है। नदी के ठंडे पानी की वजह से यानिक बहुत ज्यादा ठंड से कांप रहा था। ये लोग नदी के इस पार आते अपने कपड़े बदल लेते और अब ये लोग केव में थे जहाँ पर वो बच्ची रो रही थी। यानिक मैक्स को कहता है कि इस बच्ची की आवाज से हमें कोई भी ढूंढ लेगा। मैक्स किसी तरह उस बच्ची को शांत करा देता है। यानिक उस नदी के ठंडे पानी की वजह से बीमार हो जाता है। यानिक बीमार था
और भूखा भी था, इसलिए मैक्स खाने की तलाश में जंगल में जाता है। जहाँ पर कुछ दूर आगे जाने पर मैक्स को रशियन सोल्जर्स देख लेते हैं और उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और वो रशियन सिपाही मैक्स से पूछताछ करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये जूइस है और वो इस जंगल में छुप रहा है जर्मन सोल्जर से, इसलिए वो यहाँ पर उसे कुछ नहीं करते और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। मैक्स उन सिपाहियों को देख के डर जाता है, वो तेजी से केव की ओर आता है और वो उस बेबी को जेस्को के पास ले जाना चाहता है, क्योंकि उस बेबी की वजह से ये लोग पकड़े जा सकते हैं। और मैक्स यानिक को उस केव में अकेला छोड़कर उस बच्ची को लेकर जेस्को के फार्म तक जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैक्स जेस्को के फार्म तक पहुंच जाता है और मैक्स जेस्को को उस बेबी को देकर उस बेबी के बारे में सारा कुछ बताता है कि वो किस तरह वो बच्ची उसे नदी के किनारे मिली। और मैक्स जेस्को को अपने बेस्ट फ्रेंड यानिक के बारे में भी बताता है, जो कि उस नदी को पार करने की वजह से बीमार था। जिस पर जेस्को मैक्स से कहता है कि रशियन सोल्जर तुम्हारे आसपास ही हैं और जर्मन हार रहे हैं, जिससे कि ये वॉर जल्द ही खत्म होने वाला है, तो तुम अपने दोस्त को लेकर मेरे फार्म तक आ जाओ। मैक्स जेस्को की इस मदद के लिए उसे थैंक्स कहता है और वो यानिक के पास दौड़ के जा रहा था। जब मैक्स यानिक तक पहुंचता है तो वो देखता है कि यानिक बहुत ज्यादा बीमार है। मैक्स यानिक से कहता है कि वॉर जल्द ही खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें फार्म तक लेने आया हूँ। पर यहाँ पर ठंड की वजह से यानिक की डेथ हो जाती है। मैक्स अपने दोस्त यानिक को खोकर बहुत ज्यादा दुखी था। कुछ समय बाद केव के बाहर जेस को दिखाए जाते हैं, जो कि मैक्स को यहाँ से वापस ले जाने आए थे। और यहाँ पर जेस को यानिक को देखते हैं, जो कि मर चुका था, इससे कि मैक्स काफी दुखी होता है। वो लोग यानिक को उसी केव के अंदर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद हम मैक्स को देखते हैं, जो कि अब तक जेस्को के फार्म में ही रह रहा था और उसे एक दिन जेस्को आके बताता है कि जर्मन्स हमारे देश को छोड़ के भाग चुके हैं। इसका मतलब ये कि अब वॉर खत्म हो गया है और इस बात की खुशी हमें मैक्स के चेहरे में साफ दिख रही थी। यहाँ जेस्को मैक्स को लेकर उसके घर छोड़ने जा रहा था। मैक्स उस केव के अंदर पूरे 1 साल तक रहा था। मैक्स वॉर के बाद कनाडा चले गया और उसने अपने ड्रीम, जो कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसे पूरा किया। और हमें लास्ट में बूढ़े मैक्स को दिखाया जाता है। वो उसी बच्चे से मिलने जा रहा था जिसने उसे नदी के उस पार जाके बचाया था। वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। और ये कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैक्स की ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी।